हेलो दोस्तों, हेलो मेरी प्यारी सिस्टर। आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बार पुनः आप लोगों के साथ मैं आ चुका हूं। साथियों, मेरी प्यारी सिस्टर, बिहार स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत अगर आप लोग एएनएम की नौकरी करते हैं, अभी बीटीएससी 10,709 एएनएम की बहाली प्रक्रिया चल रही है। इसके अंतर्गत भी एएनएम की नियुक्ति मिलने वाली है। साथ ही जितने भी एएनएम संविदा पर कार्य कर रहे हैं या फिर पहले से जितने भी एएनएम कार्य कर रही हो, सबके लिए और सबके मन में एक ही प्रश्न है कि सर प्रमोशन कैसे होता है, क्या परमानेंट वाले को प्रमोशन होगा या फिर संविदा वाले को भी प्रमोशन होगा, अगर होंगे तो उसकी प्रक्रिया क्या है, कितने दिनों के बाद प्रमोशन होता है, प्रमोशन मिलने के बाद कौन सी पोस्ट दिए जाते हैं, सैलरी कितने मिलते हैं, ये सारा जानकारी आप लोग कमेंट के बॉक्स में पूछ रहे थे और आपके मन में चल भी रहा होगा। तो मैंने भी सोचा विलंब नहीं करूँगा और मेरी प्यारी सिस्टर जितने भी है सबको मैं अब प्रमोशन से रिलेटेड पूरी कंप्लीट जानकारी बता देता हूं, जिससे कि आप लोग बिल्कुल रूप से यहां पर कंफ्यूजन दूर रहेगा। सिस्टर, वीडियो को शुरू करूंगा बिल्कुल रूप से, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा, जिससे कि मैं जो भी बताऊंगा वो आपको पूरी जानकारी कंप्लीट मिल सके। और जाते जाते अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए प्रमोशन से रिलेटेड हर एक जानकारी ऑफिशियल नोटिस पर चलते हैं। जो डिपार्टमेंट नोटिस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हम आपको सारी कन्फ्यूजन यहाँ से दूर कर देते हैं। साथियों, मेरी प्यारी सिस्टर, सबको मालूम होगा ये नया नियमावली बनने जा रही है, जो कि 2023 नियमावली कहे जा सकेगी बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, है ना। तो इस नया नियमावली जो 2023 कहे जा सकेगी, यानी 2023 के बाद अब प्रमोशन का सिस्टम भी चेंज हो जाएगा और दोस्तों सारी प्रक्रिया होंगे। इसमें आप लोग ऊपर में ही पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखा देता हूँ। तकनीकी पदों हेतु संवर्गों का गठन एवं उसमें नियुक्ति, पदोन्नति तथा अन्य सेवा शर्तों के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। यानी अब जो नियमावली बना रहे हैं उसमें नियुक्ति भी होगा, यानी कि नया बहाली भी होगा, और पदोन्नति यानी कि प्रमोशन भी होंगे। तो हम लोग को ये जानना है कि प्रमोशन का सिस्टम क्या होने वाला है। साथियों, प्रमोशन के सिस्टम पर अगर आप लोग चलेंगे तो मैं आपको यहाँ पर लेकर के आता हूँ, आप लोग थोड़ा गौर से देखिएगा, फिर आप लोगों को सारी जानकारी मिलेंगे। देखिए, आप लोग इस पोस्ट को आप लोग यहाँ से जानकारी देखना बिल्कुल रूप से शुरू करेंगे। पॉइंट नंबर 9 से अगर आपके पास ये पीडीएफ नहीं है तो ये पीडीएफ आप लोग हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है, देख लीजिएगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड करके देख सकती हो। वेबसाइट पे भी पड़ा हुआ है हेल्थ डिपार्टमेंट के, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। हम पिछले वीडियो में दिखाए थे कैसे डाउनलोड करना है। अब देखिए, यहाँ से हम लोग को समझना है एक एक पॉइंट को बिल्कुल रूप से, तब जा करके आप लोग समझिएगा कि प्रमोशन में क्या होता है, नौकरी में क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको जानकारी यहाँ से दे दूँ कि देखिए, संपुष्टि 9 नंबर पॉइंट में संपुष्टि, परीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक होने, प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने और विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर संबंधित नियुक्ति प्राधिकार द्वारा सेवा को संपुष्ट किया जा सकेगा। यानी कि दोस्तों, ये संपुष्टि कहने का मतलब ये हुआ कि परिवीक्षी अवधि पूरा करने पर, परिवीक्षी अवधि क्या होता है, तो परीक्षा अवधि पहले हम लोग देख लेते हैं। परीक्षा अवधि यहाँ पर देखिएगा, अब परीक्षा अवधि पहले देख लीजिए, फिर आप लोग को 9 नंबर पॉइंट से और आसानी से समझ में आएगा। परीक्षा अवधि, नियुक्ति के उपरांत अभियात्री परीक्षाधीन रहेंगे। परीक्षा अवधि 2 वर्षों होगी। परीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की दशा में परीक्षा अवधि का विस्तार 1 वर्षों के लिए किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाएगी तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे कर्मी को सेवा मुक्त कर सकेगा। यानी कहने का मतलब ये कहा जाता है कि जब परीक्षा अवधि के बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि जब आप लोग ज्वाइनिंग करिएगा, ठीक है, ज्वाइनिंग करिएगा आप लोग नौकरी में, तो आप लोग को परीक्षा का अवधि दिया जाता है। परीक्षा का अवधि यानी कि कुछ टाइम दे दिए जाते हैं, तो इसमें 2 वर्षों का टाइम दे दिया जाएगा। 2 वर्ष आप लोग को टाइम दिए जाएंगे, किस दिन से, जिस दिन से ज्वाइनिंग करिएगा उस दिन से 2 वर्षों तक, और उस 2 वर्षों के बीच में देखा जाएगा कि आपका कार्य संतोषजनक है कि नहीं, आप कार्य अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं, आपको जो ड्यूटी मिले हैं वो ड्यूटी अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं कि नहीं, आपकी आचरण ठीक है कि नहीं, कैरेक्टर ठीक है कि नहीं, सारा चीज़ उस 2 साल के बीच में देखे जाएंगे। साथ ही साथ इस 2 साल के अंदर आपको पता नहीं चलेगा, अंदर डिपार्टमेंट से डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है,
पुलिस वेरिफिकेशन होता है, सारा चीज़ कर ली जाती है 2 वर्षों के अंदर। और इस 2 वर्षों में अगर आप लोग को देखा जाता है कि सब कुछ सही है तो आपको संपुष्टि मिल जाता है। क्या मिल जाता है? संपुष्टि मिल जाता है, यानी कि नौकरी आपको 2 वर्षों पूरा होने के बाद से परमानेंट हो जाता है। अगर आप इस 2 वर्षों में, इस परीक्षा अवधि में 2 वर्षों में अगर कार्य संतोषजनक नहीं करते हैं, अच्छे से नहीं करके डिपार्टमेंट को देते हैं, तो 1 साल के लिए आपको बढ़ा देगा, यानी कि 1 साल विस्तारित 1 वर्ष के लिए किया जा सकेगा। यानी 1 वर्ष और आपको मौका दे देंगे कि आपको 1 वर्ष और हम समय दे रहे हैं, इस बीच आप सब कुछ सही कर लीजिए। अगर नहीं करिएगा, आप अपने आचरण सही नहीं करिएगा, ड्यूटी अच्छा से नहीं करिएगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा उसको नहीं देख पाइएगा, सही से नहीं कुछ कर पाइएगा, तो आपको सेवा मुक्त कर सकेगा, यानी कि आपको नौकरी से हटा दिए जाएंगे। तो मेरी प्यारी सिस्टर, आप लोग समझ गए होंगे कि नौकरी ज्वाइनिंग से 2 साल तक बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अच्छे तरीके से जो डॉक्टर सर बोलते हैं, जो सीनियर सर बोलते हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको करना होता है। उसके बाद आपकी नौकरी को संपुष्टि मिल जाता है, यानी कि आपको परमानेंट हो जाते हैं। अब समझ गए होंगे परीक्षा अवधि। अब यही है यहाँ पर संपुष्टि, यहाँ पर है संपुष्टि। परीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक होने, प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने और विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर संबंधित नियुक्ति प्राधिकार द्वारा सेवा को संपुष्ट किया जा सकेगा। यानी परीक्षा अवधि आप लोग को पूरा कर लेना है 2 साल, उसके बाद आपको एक विभागीय परीक्षा ले लिया जाएगा कि आपने 2 वर्षों में क्या चीज़ समझा, क्या सीखे, क्या नहीं सीखे। उन सब चीज़ों में अगर आप लोग पास कर जाते हैं तो आपकी नौकरी को संपुष्टि मिल जाता है, परमानेंट हो जाते हैं। जब साथियों आप संपुष्टि मिल जाएगा, आपकी नौकरी को परमानेंट हो जाइएगा, तब जाकर के आपको वरीयता मिलेगा। वरीयता का मतलब ये हुआ कि कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, इस चीज़ को देखे जाएंगे। क्योंकि देख लीजिए, एक बात आपको मैं समझा रहा हूँ कि मान लीजिए एएनएम की पद पर आपने ज्वाइनिंग किया, तो एक आदमी का मान लीजिए जन्म है 1990 ईस्वी में, एक आदमी का जन्म है 1995 में, एक आदमी का जन्म है 1999 में, किसी का जन्म मान लो कि 2000 ईस्वी में है ना। तो यहाँ पर सब अलग अलग जन्म के डेट के हैं, लेकिन सारे के सारे एएनएम के पोस्ट पर है। तो इसी में सीनियर और जूनियर को अलग कर दिए जाते हैं। क्योंकि देखिए, जब सीनियरिटी को आप वैल्यू नहीं करिएगा तो कैसे होगा। मान लीजिए कि किन्हीं का यहाँ पर एक जीरो कम कर दीजिएगा। यहाँ पर मान लीजिए किसी का जन्म 2000 ईस्वी में हुआ, तो 2000 ईस्वी में है, और यहाँ पर इसका जन्म 2000 ईस्वी में हुआ और इसका जन्म 1990 में। देखिए, इससे 10 साल ये सीनियर है, लेकिन ये भी एएनएम के पद पर है, ये भी एएनएम। तो अगर ये भी सोचेगा कि नहीं ये मेरे ही बराबर में है, तो थोड़ा सा उनको भी मतलब ये लगेगा, खराब लग सकता है कि नहीं मैं इनसे 10 साल बड़ी हूँ, लेकिन मुझे भी मतलब एएनएम ही मतलब सेम ही बोलते हैं। तो थोड़ा सा उसको रिस्पेक्टफुल करने के लिए वरीयता कर दिया जाता है। वरीयता, आपसी वरीयता का निर्धारण आयोग द्वारा अंतिम रूप से तैयार मेधा सूची के अनुसार अवधारित किया जाता है। यानी कि जब आप लोग को संपुष्टि मिल जाएगा, तब आपके एज के अकॉर्डिंग देखते हुए आपको वरीयता कर दी जाते हैं कि ये आपसे थोड़ा सीनियर है, आपको इस तरह से रिस्पेक्ट के रूप में रहना है। ये चीज़ हो जाने के बाद आपको प्रोन्नति मिलता है। अब जाकर के आपको क्या होगा, प्रोन्नति मिलेंगे, यानी कि प्रमोशन मिलेंगे। अब समझिए, देखिए, अब सेवा संपुष्टि कर्मी को बता दी सेवा संपुष्टि कैसे होगा। रिक्त की उपलब्धता के अधीन रहते हुए वरीयता सह योग्यता के आधार पर इस नियमावली के परिशिष्ट में उल्लेखित उच्चतर पदों पर प्रोन्नति दिए जाने पर विचार किया जा सकेगा। यानी आपने देख लिया, सबसे पहले क्या होना चाहिए, सेवा संपुष्टि होना चाहिए, यानी कि 2 वर्ष कार्य अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। विभागीय एक नॉर्मल एग्जाम लेता है, उसको पास कर लेने के बाद आपको सेवा संपुष्ट हो जाएगा। उसके बाद रिक्त की प्रबंधता, सीट जब जितना सीट खाली है उसके अकॉर्डिंग वरीयता सह योग्यता के आधार पर आपके पास जो आगे पोस्ट के लिए आप जो प्रमोशन लीजिएगा उसके लिए आपके पास योग्यता है कि नहीं, वो चीज़ देखने के बाद नियमावली में जो उल्लेखित रहेगा उसके अनुसार उच्चतर पदों पर आपको प्रमोशन दिए जाने पर विचार किया जा सकेगा, यानी कि आपको प्रमोशन दिए जाएंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पहले सेवा संपुष्टि होगा, फिर सीट देखेंगे खाली है, सीट खाली ही रहता है, आपके कार्य को देखे जाएंगे कितना दिन से कौन कर रहे हैं, एक योग्यता आपके पास है कि नहीं, उसके आधार पर आपको उच्चतर पदों पर प्रोन्नति दिए जाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि कोई कैंडिडेट एएनएम पद पर ज्वाइनिंग किए हैं और वो एएनएम की हैं, एएनएम के साथ जीएनएम भी कर ली है, लेकिन कौन से पोस्ट पर ज्वाइनिंग की है, तो एएनएम के पद पर की है, लेकिन वो जीएनएम भी किया है। तो जब प्रमोशन होने लगेंगे तो इस कैंडिडेट को पहले होगा, क्योंकि ये एएनएम की है, जीएनएम भी किया, लेकिन एएनएम के पद पर है, इसके पास उच्चतर योग्यता भी है, कुछ एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, तो बिल्कुल रूप से इन्हें प्रमोशन मिल सकते हैं। इसी तरह से बोलते हैं उच्चतर योग्यता और सीट खाली रहने पर आपकी वरीयता को देखते हुए, वरीयता हम पहले ही बता दिए कैसे होता है, सारे चीज़ों को देखते हुए आपको प्रमोशन दिया जा सकेगा। वरीयता को देखा जाएगा, योग्यता देखा जाएगा, उसके बाद उच्चतर पदों पर प्रमोशन दिए जाएंगे।
दूसरा पॉइंट है प्रोन्नति पर विचारार्थ सरकार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कालावधि संबंधी समय समय पर निर्गत अनुदेश का अनुपालन अपेक्षित होगा। यानी कि प्रमोशन जो है सरकार के द्वारा विचार किए जाएंगे, जो कि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा, उसके अनुसार जो समय निर्धारित किए जाएंगे उसके अनुसार से आपको अनुपालन करके आपको प्रमोशन दिए जा सकेंगे। प्रोन्नति पर विचार करते समय सरकार द्वारा समय समय पर प्रोन्नति संबंधी चरित्र या PAR संबंधी मुहरबंद लिफाफा पद्धति आदि संबंधित निर्गत अनुदेशों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। यानी कि आपने देख लिया, जब प्रमोशन पर विचार किए जाएंगे तो आपको आचरण को देखे जाएंगे। मैंने पहले ही बता दिया था आपको, आचरण सबको आपको देखे जाएंगे। तो आचरण देखिए, संबंधित चरित्र यानी कि आचरण नहीं हुआ, PAR संबंधी मुहरबंद लिफाफा यानी कि आपके कार्य और चरित्र को बिल्कुल रूप से मेन रूप से देखे जाते हैं। तो ये होता है आपको प्रमोशन। अब देखिए विभागीय प्रोन्नति समिति, अब विभागीय प्रमोशन होगा उसके लिए एक समिति बनेगा, इसके बारे में कह रहे हैं। अब साथियों आपके जो प्रमोशन होगा वो किस किस पोस्टों पर होगा उसको समझ लीजिए। तो प्रमोशन ANM कम कर रहे थे तो देख लीजिए, सबसे पहले आप मूल कोटि यानी कि मूल कोटि शुरुआत में जाइएगा, ANM के पोस्ट पर, ANM की पोस्ट पर ज्वाइनिंग करिएगा। सीधी भर्ती के द्वारा यानी कि फॉर्म निकला, आपने अप्लाई किया, आपकी नौकरी हुआ, उसे सीधी भर्ती कहते हैं। इसके माध्यम से आप यहाँ पर जाइएगा और उसके बाद जब कुछ दिन वर्क कर लीजिएगा, सेवा संपुष्टि 2 वर्षों के बाद हो जाएंगे, तो आपका प्रोन्नति द्वारा यानी कि प्रमोशन द्वारा वरीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर दिए जाएंगे। फिर आप लोग कुछ दिन कार्य करिएगा, सामान्य प्रशासन विभाग का एक नया नियम रूल रेगुलेशन आएंगे, उसके अकॉर्डिंग अगर आप उसको पूरा कर देते हैं उस पूरी क्राइटेरिया को, तो फिर आपको प्रमोशन दे जाएंगे और आप किस पोस्ट पर चले जाइएगा, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पर्यवेक्षिका के पद पर। इसके बाद आपकी एज पूर जाएंगे 60 ईयर, आप चले जाइएगा घर रिटायर हो करके। तो आप इस तरह से आगे बढ़ेंगे, इसमें यही प्रोसेस है प्रमोशन का। तो सावधानी से नौकरी करिएगा सारे कैंडिडेट। एक बात और यहाँ पर बता दूं, प्रमोशन जो है वो परमानेंट जो नौकरी होते हैं उन्हीं लोगों को होगा। ये 8,853 का जो कैंडिडेट है संविदा वाले, उनको नहीं होगा। BTSC 10,709 का जो कैंडिडेट अब ज्वाइनिंग करके जाएंगे, BTSC 10,709 का, तो इन सारे कैंडिडेटों को प्रमोशन होगा क्योंकि ये परमानेंट रहेंगे। इन्हीं सारे लोगों को परमानेंट होंगे और इन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ पर प्रमोशन वगैरह सब कुछ का यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। तो सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन होगा फिर कमेंट करिएगा। मैं हूँ ना आपका भाई चंदन, बिल्कुल रूप से मदद करूँगा। अच्छा लगा होगा वीडियो तो एक बार बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी बता दीजिएगा। थैंक यू।